कहानी की शुरुआत होती है दूसरे विश्व युद्ध के बाद के समय से। हम फिनलैंड के एक एक्स कमांडो कॉर्पी को देखते हैं जो अपने कुत्ते के साथ सोवियत यूनियन के बॉर्डर पर खड़ा है। बॉर्डर पर मौजूद गार्ड उसका पासपोर्ट काफी देर तक चेक करता है, लेकिन आखिरकार उसे जाने देता है। अगली सुबह कॉर्पी अपने पुराने घर के पास पहुंचता है। ये वही घर है जहां युद्ध के दौरान उसके पूरे परिवार को बेरहमी से मार दिया गया था। घर को देखकर कॉर्पी भावुक हो जाता है और अपने परिवार को याद करके रोने लगता है। तभी उसे घर के अंदर अपने परिवार की एक पुरानी तस्वीर मिलती है। दूसरी तरफ साइबेरिया में सोवियत रेड आर्मी का कमांडर इगोर जेल से रिहा किया जाता है। एक सीनियर ऑफिसर उसे बताता है कि विश्व युद्ध के दौरान उसकी टीम ने बहुत बड़े अपराध किए थे। उन्होंने पूरे गांव जला दिए थे और निर्दोष लोगों को बेरहमी से मार डाला था। इन्हीं लोगों में कॉर्पी का परिवार भी शामिल था। अपने परिवार की मौत का बदला लेने के लिए कॉर्पी ने अकेले ही 300 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मार दिया था। इसी वजह से वो सीसू के नाम से मशहूर हो गया। लोग मानने लगे थे कि कॉर्पी अमर है। अब रूसी फौज को भी ये पता चल चुका था कि कॉर्पी उन्हीं के देश में कहीं छिपा हुआ है। इसलिए उन्होंने इगोर को वादा किया कि अगर वो कॉर्पी को मार देगा तो उसे आजादी के साथ अच्छे पैसे भी मिलेंगे। इधर कॉर्पी पूरा दिन लगाकर अपने पुराने घर और अपने कुत्ते के घर को खुद ही तोड़ देता है। वो अच्छी लकड़ियों को अपने ट्रक में भर लेता है और बेकार लकड़ियों को इकट्ठा करके जला देता है। इसके बाद कॉर्पी अपने कुत्ते के साथ बॉर्डर की तरफ वापस निकल पड़ता है। कुछ घंटे गाड़ी चलाने के बाद कॉर्पी देखता है कि उसका रास्ता एक आर्मी जीप ने रोक रखा है। पीछे से भी एक और जीप आ जाती है। एक सैनिक उससे पासपोर्ट मांगता है और उसे दूसरी जीप में बैठे अफसर के पास ले जाता है। जैसे ही इगोर पासपोर्ट देखता है वो समझ जाता है कि यही उसका असली निशाना है। इगोर अपने एक आदमी को बाहर भेजता है जिसके हाथ में एक जला हुआ बम होता है। इसी दौरान एक दूसरा सैनिक चाकू निकाल लेता है। कॉर्पी ट्रक में बैठा चुपचाप सही मौके का इंतजार करता है। जैसे ही सैनिक उसके पास आता है कॉर्पी अचानक ट्रक का दरवाजा खोलकर उसे जोर से मारता है। बम उसी सैनिक के हाथ में फट जाता है और उसका शरीर आग की लपटों में घिर जाता है। इसके बाद कॉर्पी ट्रक को रिवर्स करता है और पीछे से आ रहे सैनिक को कुचल देता है। उसका शरीर उड़ते हुए सीधे इगोर की जीप की खिड़की के अंदर घुस जाता है। तभी एक और सिपाही फायरिंग शुरू कर देता है। कॉर्पी आगे बढ़कर उसका हथियार छीन लेता है, उसे खिड़की से अंदर खींचता है और आर्मी जीप को रौंद देता है। कॉर्पी एक ही मुक्के में उस सैनिक को बेहोश कर देता है और वहां से तेज रफ्तार में भाग निकलता है। इगोर तुरंत बैकअप के लिए तीसरा ट्रक बुला लेता है और दोनों गाड़ियां कॉर्पी का पीछा करने लगती हैं। इसी दौरान पीछे एक बम भी फट जाता है। जब बेहोश सैनिक को होश आता है तो कॉर्पी उसे फिर से बेहोश कर देता है और उसका हथियार छीन लेता है, लेकिन बंदूक में गोलियां कम होती हैं। कॉर्पी उसके पाउच से गोलियां निकालकर रीलोड करने लगता है। तभी सैनिक दोबारा होश में आ जाता है। कॉर्पी उसे जबरदस्ती मैगजीन लोड करने के लिए कहता है, जबकि बंदूक खुद अपने पास रखता है। डर के मारे उस सैनिक के हाथ से कुछ गोलियां गिर जाती हैं। इसके बाद कॉर्पी एक पुरानी इमारत के खंडर के पास रुकता है और उस छोड़े गए सैनिक को छोड़ देता है। इगोर को किसी जाल का शक हो जाता है और वो अपने साथी को जीप में ही रुकने को कहता है, लेकिन तीसरे ट्रक के सैनिक बाहर निकलते हैं और उस छोड़े गए सैनिक को गोली मार देते हैं। इससे कॉर्पी को उनकी लोकेशन पता चल जाती है। वो तेजी से फायर करता है और एक एक करके उनके सिर में गोली मार देता है। फिर वो इगोर की जीप के टायर में गोली मारता है। इगोर अपने साथी से हिलने तक को मना करता है, लेकिन वो डर के मारे बंदूक तान देता है। जैसे ही वो हिलता है कॉर्पी उसे भी दूर से ही मार देता है। इतनी दूरी होने की वजह से कॉर्पी इगोर को पहचान नहीं पाता और उसे जिंदा छोड़कर वहां से निकल जाता है। बाद में इगोर अपने साथियों का इंतजार करते हुए जीप का टायर बदलने लगता है। कुछ देर बाद उसके साथी 4 बाइकों पर पहुंचते हैं और सभी मिलकर फिर से कॉर्पी का पीछा शुरू कर देते हैं। कुछ मिनटों बाद कॉर्पी रास्ता बदलता है, लेकिन पीछा करने वाले ट्रक के टायरों के निशान देखकर उसे घेर लेते हैं। कॉर्पी एक बाइकर पर गोली चलाता है, लेकिन उसका हेलमेट गोलियों को रोक लेता है। बाइकर भी फायरिंग करता है और कॉर्पी मुश्किल से बच पाता है। सिर्फ उसके गाल पर हल्की चोट लगती है। इससे कुछ देर के लिए कॉर्पी का ट्रक से कंट्रोल छूट जाता है और ट्रक सड़क से नीचे उतर जाता है। काफी कोशिश के बाद वो गाड़ी पर दोबारा काबू पा लेता है और सड़क पर वापस आ जाता है, लेकिन दुश्मन उसे फिर से घेर लेते हैं। तभी कॉर्पी देखता है कि एक बाइक बिना राइडर की गिर जाती है। वो समझ जाता है कि वो आदमी ट्रक पर चढ़ चुका है और पीछे रखी लकड़ियों पर चलते हुए चुपचाप आगे बढ़ रहा है। कॉर्पी उसके कदमों की आवाज सुन लेता है और सही समय पर गोलियों से बच जाता है। अचानक कॉर्पी ट्रक की ब्रेक लगाता है, जिससे वो आदमी नीचे गिर जाता है। ट्रक आगे बढ़ता है, लेकिन वो आदमी ग्रिल पकड़कर खुद को बचा लेता है। उसे एक हुक वाली चेन मिल जाती है, जिससे वो बोनट पर चढ़कर हमला करने लगता है। कॉर्पी फिर से ट्रक को तेज मोड़ देता है और इस बार वो आदमी पूरी तरह नीचे गिर जाता है। बाकी बाइकर्स उसके आसपास से निकल जाते हैं, लेकिन तभी इगोर की जीप उसे कुचल देती है।
जैसे ही एक और बाइकर फायरिंग करता है, कॉर्पी पास में खड़ी एक गाड़ी को टक्कर मारकर उसे बाइकर की तरफ धकेल देता है। जैसे ही वो गाड़ी बाइकर की तरफ जाती है, एक जबरदस्त धमाका होता है और वो बाइकर मौके पर ही मारा जाता है। तभी एक और फौजी अपनी मोटरसाइकिल से छलांग लगाकर सीधे कॉर्पी के ट्रक पर कूद जाता है। वो खिड़की तक पहुंचकर अंदर घुसने की कोशिश करता है और कॉर्पी पर हमला कर देता है। इस हमले में कॉर्पी ट्रक से बाहर लटक जाता है और वो फौजी स्टीयरिंग पर कब्जा कर लेता है। इसी बीच आखिरी बाइकर भी पास आ जाता है ताकि वो कॉर्पी पर गोली चला सके, लेकिन कॉर्पी फुर्ती दिखाते हुए उसकी बंदूक छीनकर दूर फेंक देता है। फिर वो ड्राइवर की बेल्ट से बम निकालता है और उसे बाइक के टायर में डाल देता है। अगले ही पल एक और जोरदार धमाका होता है और एक और दुश्मन खत्म हो जाता है। अब कॉर्पी ट्रक के आगे से एक भारी चैन निकालता है और उसे ड्राइवर की गर्दन में लपेटकर उसे बाहर फेंक देता है। इसके बाद वो दोबारा अपने ट्रक पर पूरा कंट्रोल हासिल कर लेता है। कॉर्पी चैन का बटन ऑन कर देता है और चैन तेजी से घूमने लगती है। वो चैन उस आदमी को घसीटते हुए सीधा ट्रक के बोनट तक ले आती है, लेकिन उसका सिर अभी भी ग्रिल में फंसा रहता है। तभी चैन जोर से खींचती है और उसका सिर धड़ से अलग हो जाता है। सभी बाइकर्स के मारे जाने के बाद अब इगोर खुद सामने आता है। वो एक एक करके लकड़ियों पर बम फेंकने लगता है ताकि ट्रक में आग लग जाए। ये देखकर कॉर्पी को बेहद गुस्सा आ जाता है। वो कटे हुए सिर वाली लाश पर लगे बमों को एक्टिवेट करता है और उसे इगोर की गाड़ी की तरफ फेंक देता है। धमाके से ठीक पहले इगोर को जीप से कूदना पड़ता है। अब कॉर्पी आग बुझाने के लिए ट्रक को जंगल के बीच ले जाता है। वहीं इगोर फोन करके और सैनिकों को भेजने के लिए कहता है। कुछ देर बाद कॉर्पी ट्रक रोकता है ताकि बची हुई आग भी बुझा सके। वो पहले अपने कुत्ते को पानी पिलाता है और फिर बचा हुआ पानी ट्रक के गर्म इंजन पर डाल देता है। जब वो अपने गाल के जख्म को छूता है तो गोली का एक छोटा सा टुकड़ा उसके हाथ में आ जाता है। तभी 2 हवाई जहाज कॉर्पी के ऊपर से उड़ते हुए नजर आते हैं। ये देखते ही वो अपने कुत्ते को उठाकर ट्रक में बैठाता है और वहाँ से निकल पड़ता है। जहाज गोलीबारी शुरू कर देते हैं, जिससे बचने के लिए कॉर्पी सड़क छोड़कर दूसरी तरफ मुड़ जाता है और जल्दी से लकड़ी की बनी एक शेड में घुस जाता है। कुछ देर वो वहीं छिपा रहता है, लेकिन जहाज शेड पर भी गोलियां बरसाने लगते हैं। तभी एक जहाज ऊपर चढ़ता है और फिर तेजी से नीचे आकर शेड पर बम गिरा देता है। कॉर्पी सही समय पर ट्रक को पूरी रफ्तार से भगाता है और धमाके से बचकर निकल जाता है। कॉर्पी ने शेड से गिरी हुई लकड़ियों को ट्रक के पीछे बांध लिया था, जो जहाज की गोलियों से ट्रक को बचा रही थी। अब वो जंगल के बीच से गुजरने वाले रास्ते पर बढ़ता है, लेकिन एक जहाज नीचे झुककर लगातार उसका पीछा करता रहता है और फायरिंग करता है। तभी कॉर्पी चालाकी दिखाते हुए अचानक ब्रेक लगा देता है। जहाज समय पर रुक नहीं पाता और आगे जाकर क्रैश हो जाता है। कॉर्पी कुछ देर तक वहीं रुकता है, लेकिन जब कोई आवाज नहीं आती तो वो जहाज के टूटे हुए टुकड़ों के ऊपर से ट्रक चलाकर आगे निकल जाता है। जंगल के किनारे पहुंचकर कॉर्पी आसमान की तरफ देखता है और ये देखकर हैरान रह जाता है कि वहां कोई जहाज नजर नहीं आ रहा। वो अपना सफर जारी रखता है, लेकिन जब वो एक चट्टान के पास से गुजर रहा होता है तभी दूसरा जहाज दोबारा दिखाई देता है। पायलट बिना सोचे समझे अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है, लेकिन कुछ ही देर में उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। अब पायलट फैसला करता है कि वो सीधा प्लेन को ट्रक से टकरा देगा। ये देखते ही कॉर्पी लकड़ियों को बांधने वाली पट्टियों पर गोली चला देता है। कुछ लकड़ियां ट्रक के सामने गिर जाती हैं और एक तरह का रैंप बन जाता है। जहाज उस रैंप से फिसलते हुए ट्रक को पार कर जाता है और आगे जाकर क्रैश हो जाता है। हालांकि पायलट पहले ही प्लेन से कूद चुका होता है। जमीन पर उतरते ही वो कॉर्पी पर गोली चलाता है, लेकिन एक भी गोली उसे नहीं लगती। कुछ ही देर में उसकी गोलियां भी खत्म हो जाती हैं। कॉर्पी उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन अचानक रुक जाता है। पायलट के चेहरे पर मुस्कान देखकर कॉर्पी समझ जाता है कि एक और जहाज आ रहा है। कॉर्पी जल्दी से लकड़ियों को वापस ट्रक पर बांधता है और ट्रक को दौड़ा देता है। तभी जहाज पूरे इलाके में बमबारी शुरू कर देता है। उसी बमबारी की चपेट में आकर वो पायलट भी मारा जाता है। धमाकों की वजह से ट्रक चट्टान से फिसलकर नीचे पानी में जा गिरता है। किस्मत से ट्रक तुरंत पूरा पानी से नहीं भरता, जिससे कॉर्पी और उसका कुत्ता कुछ देर तक सांस ले पाते हैं, लेकिन धीरे धीरे ट्रक पानी से भरने लगता है। कॉर्पी तुरंत दरवाजा खोलकर अपने कुत्ते को बाहर निकाल देता है ताकि वो तैरकर ऊपर पहुंच सके। इसके बाद वो ट्रक के पीछे जाकर सारी लकड़ियां खोल देता है। इसी दौरान उसे अपने परिवार की तस्वीर पानी में तैरती हुई दिखती है। वो उस तस्वीर को देखता रहता है और फिर बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद कॉर्पी का शरीर लकड़ी के एक टुकड़े के सहारे ऊपर आ जाता है। उसका कुत्ता तैरकर उसके पास पहुंचता है और उसे होश में ले आता है। उधर 2 सैनिक बोट से उस इलाके में तलाशी ले रहे होते हैं। वे इगोर को बताते हैं कि उन्हें ट्रक मिल गया है, लेकिन उसमें ना तो कोई लाश है और ना ही लकड़ियां। दूसरी तरफ कॉर्पी लकड़ियों की मदद से एक नाव बना लेता है और अपने कुत्ते के साथ सुरक्षित किनारे तक पहुंच जाता है। ये पूरा इलाका युद्ध की वजह से लाशों और मलबे से भरा होता है। कॉर्पी की किस्मत अच्छी होती है कि उसे वहां एक टैंक मिल जाता है जिसमें कई बम मौजूद होते हैं। वहीं इगोर सोवियत बॉर्डर के स्टेशन पर कई सैनिकों के साथ कॉर्पी का इंतजार कर रहा होता है।
थोड़ी देर में लकड़ियों से भरा टैंक काला धुआं छोड़ता हुआ आगे की तरफ बढ़ता नजर आता है। एक बत्ती में आग लगाने के बाद कोरपी अपने टैंक को बॉर्डर की तरफ बढ़ा देता है। उसे रोकने के लिए सैनिक गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन गोलियां टैंक का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। तभी कोरपी टैंक में डालने वाला तेल अपने मुंह में भरता है और पाइप के जरिए उसे इंजन में थूक देता है। इससे टैंक की रफ्तार और भी तेज हो जाती है। जैसे ही टैंक बॉर्डर के बैरियर से टकराने वाला होता है, कोरपी उस बम को एक्टिवेट कर देता है जिसकी बत्ती में उसने पहले ही आग लगा दी थी। जोरदार धमाके के साथ टैंक बैरियर के ऊपर से उड़ता हुआ दूसरी तरफ जा गिरता है। टैंक में भरी सारी लकड़ियां नीचे गिर जाती हैं और टैंक के कई हिस्से टूट जाते हैं। इस हादसे में कोरपी भी बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन उसका कुत्ता उसे होश में रखने में मदद करता है। कोरपी समझ जाता है कि अगर वो यहीं रुका तो पकड़ लिया जाएगा, इसीलिए वो अपने चाकू के हत्थे को दांतों से तोड़ देता है ताकि ब्लेड को आसानी से छुपा सके। फिर वो अपने कुत्ते को जंगल की तरफ भेज देता है ताकि कम से कम वो बच सके। इसके बाद कोरपी खुद भी टैंक से बाहर निकल आता है। इगोर उसे गोली मारना चाहता है, लेकिन तभी उसका सीनियर ऑफिसर वहां पहुंच जाता है और आदेश देता है कि कोरपी को जिंदा रखा जाए। गुस्से में भरा इगोर कोरपी को पैर से घसीटते हुए लाता है और उसके सिर को पैर से कुचलकर उसे बेहोश कर देता है। कुछ समय बाद कोरपी को साइबेरिया जाने वाली ट्रेन में ले जाया जाता है। वहां एक सैनिक उसे टॉर्चर करता है और बार बार बिजली के झटके देता है। जब ट्रेन चल पड़ती है तो इगोर उस सैनिक को बाहर भेज देता है और खुद कोरपी के पास बैठकर उससे बात करने लगता है। इगोर उसे बताता है कि आज तक उसने जितने भी लोगों को मारा है उनमें से उसे कोई भी याद नहीं, सिवाय एक छोटे लड़के के जो सिर्फ एक चाकू लेकर उसके सामने खड़ा हो गया था ताकि अपनी माँ और भाई को बचा सके। ये सुनते ही कोरपी का शरीर दर्द और गुस्से से कांपने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि इगोर उसी के परिवार की बात कर रहा है। इगोर आगे कहता है कि उसने कोरपी के परिवार के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे और उन टुकड़ों को आवारा कुत्तों को खिला दिया था। वो कोरपी को ताना मारते हुए कहता है कि तू कोई महान कमांडो नहीं है, बल्कि बदकिस्मत है और साइबेरिया में तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा। इगोर के जाने के बाद कोरपी गुस्से में चीख उठता है। उसकी बदले की आग फिर से भड़क उठती है। वो अपने शरीर को घुमाकर पैरों को ट्रेन की छत पर टिकाता है और पूरी ताकत लगाकर खुद को आजाद कर लेता है। बाहर खड़े सैनिक शोर सुन लेते हैं और आपस में खेल की तरह फैसला करने लगते हैं कि कौन अंदर जाकर चेक करेगा। अंदर कोरपी अपने पैर के मांस में छुपाए हुए ब्लेड को निकालने की कोशिश करने लगता है। जैसे ही एक सैनिक अंदर आता है, कोरपी बेहोशी का नाटक करता है। बाहर खड़ा दूसरा सैनिक बेचैन हो जाता है क्योंकि अंदर से काफी देर तक कोई आवाज नहीं आती। तभी अचानक गोली चलने की आवाज आती है और दरवाजा खटखटाया जाता है। बाहर खड़ा सैनिक छोटी खिड़की खोलता है और अपने साथी का चेहरा देखता है। वो पूछता है कि सब ठीक है या नहीं। सामने वाला सिर हिलाकर हाँ का इशारा करता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, वो देखता है कि कोरपी ने उस आदमी को बीच से काट दिया है और उसकी लाश को कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ये देखकर वो सैनिक डर के मारे तुरंत चलती ट्रेन से बाहर कूद जाता है। कोरपी चोरी की हुई बंदूक नीचे गिरा देता है और अपने बालों को खून से पीछे की तरफ सेट करता है। अब वो गुस्से में शेर की तरह गरजने लगता है। उधर ट्रेन के वीआईपी कोच में अफसर शांति से डिनर कर रहे होते हैं। इगोर उनसे अपने पैसे मांगता है ताकि वो वहां से जा सके, लेकिन अफसर उसे रुकने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि इस कामयाबी का जश्न मनाओ। इसी दौरान कोरपी लकड़ियों वाले डब्बे तक पहुंच जाता है। वहां से वो एक कुल्हाड़ी उठाता है और अगले डब्बे में घुस जाता है। उस डब्बे में कई जवान सैनिक सो रहे होते हैं, इसीलिए कोरपी दबे पांव आगे बढ़ता है ताकि कोई जाग न जाए। तभी अचानक एक सैनिक की आंख खुल जाती है, लेकिन उसके उठने से पहले ही कोरपी अगले डब्बे में चला जाता है। वहां भी कई सैनिक सो रहे होते हैं। तभी अचानक एक सिपाही उस डब्बे में आ जाता है। कोरपी तुरंत कुल्हाड़ी उठाकर उसके मुंह पर फेंक देता है, जिससे वो बिना आवाज किए वहीं मर जाता है। जैसे ही कोरपी मुड़ता है, एक और सैनिक जाग जाता है। कोरपी तुरंत उसका बेड उठाकर उसे दबा देता है ताकि कोई आवाज न आए और फिर कई बार चाकू घोंपता है जब तक वो मर नहीं जाता। तभी अचानक ट्रेन को एक झटका लगता है और एक सोया हुआ सैनिक दारू की बोतल गिरा देता है। बोतल जमीन पर गिरते ही टूट जाती है। इस आवाज से कोई जागता तो नहीं, लेकिन कोरपी को कांच के टुकड़ों पर चलना पड़ता है। वो अपने दर्द को दबाकर आगे बढ़ता है। इसी दौरान ऊपर वाले बेड से टपकता हुआ खून नीचे सो रहे एक सैनिक की आंख खोल देता है। ये देखते ही कोरपी तुरंत दूसरे बेड के नीचे छुप जाता है, लेकिन कांच के टुकड़ों से हो रहा दर्द अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। इसके बावजूद कोरपी अपने मुंह से हल्की सी आवाज तक नहीं निकालता। तभी गलती से उसका हाथ चूहेदानी में फंस जाता है। उसी वक्त मरे हुए सैनिक का बेड टूट जाता है और उसकी लाश नीचे सो रहे दूसरे सैनिक पर गिर जाती है। डर के मारे वो सैनिक जोर जोर से चिल्लाने लगता है
और उसकी आवाज से बाकी सभी की नींद खुल जाती है। मौका बिगड़ता देख कोरपी बाहर की तरफ दौड़ पड़ता है। वो अपनी कुल्हाड़ी निकालता है और दरवाजे की दूसरी तरफ से उसे लॉक कर देता है, लेकिन अगला डब्बा भी ड्यूटी पर तैनात सैनिकों से भरा होता है। मजबूरी में कोरपी ट्रेन के ऊपर चढ़ जाता है और छत पर चलने लगता है। बदकिस्मती से रास्ते में उसे वाटर टावर की एक पाइप से जोरदार टक्कर लगती है। वो छत को तोड़ता हुआ सीधे सिपाहियों वाले डब्बे में गिर जाता है। उसे देखते ही सभी सैनिक हथियार तान लेते हैं। तभी कोरपी दिमाग लगाते हुए उसी पाइप को ढाल की तरह इस्तेमाल करता है। गोलियां पाइप से टकराकर पलट जाती हैं और 2 सैनिकों को लग जाती हैं। इसके बाद कोरपी उनके हथियार उठा लेता है और बाकी सिपाहियों पर फायरिंग शुरू कर देता है। देखते ही देखते लाशों का ढेर लग जाता है, जो उसे बाकी गोलियों से भी बचा लेता है। कोरपी तब तक छुपा रहता है जब तक सैनिकों की सारी गोलियां खत्म नहीं हो जाती। इसके बाद वो बाहर निकलता है और किसी को रीलोड करने का मौका तक नहीं देता। इस शोर शराबे की आवाज सुनकर इगोर अपना केबल छोड़कर देखने आता है। जैसे ही वो देखता है कि दूसरे कोच में भयानक फायरिंग चल रही है, वो उस डब्बे को ट्रेन से अलग करने का फैसला कर लेता है। वजह ये थी कि उसे अभी तक अपने पैसे नहीं मिले थे। इधर कोरपी बाहर आकर देखता है कि इगोर वाला कोच उससे आगे निकल चुका है, लेकिन कोरपी जानता था कि उसके पास अब भी एक मिसाइल मौजूद है। उधर इगोर वापस टेबल पर जाता है, एक ऑफिसर का गला काटता है और फिर बंदूक निकालकर बाकी सभी अफसरों को गोली मार देता है। वो सिर्फ उनके बॉस को जिंदा छोड़ देता है। डरे हुए बॉस उसे पैसों से भरा सूटकेस दे देता है। इगोर मुस्कुराता है और उसे भी गोली मार देता है। पीछे वाले कोच में जागे हुए सैनिक जब तलाशी लेने आते हैं तो कोरपी की बिछाई हुई लाशों को देखकर हैरान रह जाते हैं। जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, मिसाइल एक्टिवेट हो जाती है। उसकी आग से कई सैनिक जल जाते हैं। कोरपी उसी मिसाइल के साथ सफर करता हुआ सीधा इगोर वाली ट्रेन से टकरा जाता है और उड़ता हुआ दरवाजे के अंदर जा गिरता है। अब कोरपी इगोर पर झपट पड़ता है और दोनों के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। आसपास पड़ी हर चीज हथियार बन जाती है। लंबी मारपीट के बाद घायल हो चुका कोरपी कमजोर पड़ने लगता है और इगोर उस पर हावी हो जाता है। वो कोरपी को टेबल के नीचे दबा छोड़ पैसों का सूटकेस उठाकर निकलने लगता है, लेकिन कोरपी फिर से उठ खड़ा होता है और दोनों लड़ते लड़ते किचन तक पहुंच जाते हैं। इगोर कोरपी का सिर सिंक में डुबोकर उसे मारने की कोशिश करता है। दोनों कांटे वाले चम्मच से एक दूसरे पर वार करते हैं। कुछ और हमलों के बाद इगोर कोरपी को जमीन पर पटक देता है और एक औजार से उसे पीटता है। फिर वो उसे उठाकर बाहर फेंक देता है। कोरपी सीधा उस मिसाइल के पास जा गिरता है। इगोर उससे पूछता है, तेरी आखिरी इच्छा क्या है? मरने से पहले अगर हो सका तो पूरी कर दूंगा। तभी कोरपी अपने मुंह से मिसाइल का मेन बोल्ट थूक देता है और साथ ही अपने डब्बे की ब्रेक लगा देता है। अगले ही पल मिसाइल सीधा ट्रेन में घुस जाती है। वो इगोर की खोपड़ी को चीरती हुई निकलती है और ट्रेन में एक भयानक धमाका हो जाता है। उधर फिनलैंड बॉर्डर पर 2 सिपाहियों को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। तभी अचानक कोरपी लकड़ियों से भरी गाड़ी लेकर वहां पहुंच जाता है। वो अपना जला हुआ पासपोर्ट दिखाता है और उसे अंदर जाने की इजाजत मिल जाती है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि कोरपी जंगल में अपना नया घर बना रहा है। तभी अचानक उसका कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है। कुछ अजनबी लोग उसकी तरफ आते हैं। कोरपी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वे लोग उससे लड़ने नहीं, उसकी मदद करने आए होते हैं। और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में।